प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। खासकर वैसे प्रतिभागियों के लिए जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले 2 वीडियो में बताया था कि वैसे छात्र जो इसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन दोनों को क्यों मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने अपने ठीक इसके पहले वाले वीडियो में यह बताया था कि कैसे वो अपनी तैयारी सही ढंग से करें, उसके लिए एक क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो और क्या एक सूटेबल उसके लिए रूटीन हो। उम्मीद है आप में से बहुत सारे छात्र इस रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे, एक प्रॉपर रणनीति बना चुके होंगे। और मैं भी यह महसूस करता हूँ जितने आपके फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि आप काफ़ी उत्साहित हैं और उस रूटीन का अनुसरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। वैसे छात्र जो अभी भी उतने गंभीर नहीं हुए हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे बिना समय गंवाए इसमें लग जाएं, क्योंकि जितना देर आप करेंगे शायद उतना पीछे छूट जाएंगे। प्रिपरेशन के क्रम में बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल क्लासेस या कुछ ऐसे लेक्चर्स हो जाएं जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम हतोत्साहित न हों और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से संपादित कर सकें। इस क्रम में मुझे भी लगा कि आपको कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे कि आपका मनोबल और ऊंचा हो और आप पूरी तन्मयता से अपनी तैयारी कर सकें। मित्रों, हारे मन से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। मैं इस क्रम में नेपोलियन की कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगा जो उसने उस समय कही थी जब उसके सैनिक अल्पास पर्वत को पार करने से इनकार कर रहे थे और एक तरह से पूरी तरह वो निराश हो चुके थे। नेपोलियन तब आगे बढ़कर आया और कहा कि कहाँ है अल्पास, मुझे तो दिखाई ही नहीं देता, चलो आगे बढ़ो, अल्पास को पार करो। और वह खुद आगे आकर अल्पास पार करने लगा और देखते ही देखते उसकी सारी सेना भी अल्पास जैसे दुर्गम पर्वत को पार कर गई। तो यह बिल्कुल सत्य है, जब तक आपका हौसला आपके साथ बना रहता है तब तक आपको कठिन से कठिन परिस्थिति भी अपने माकूल नज़र आती है। लेकिन जैसे ही आप हौसला छोड़ देते हैं तब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसमें कुछ हासिल नहीं हो पाता। किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल अर्थात बच्चे, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मुझे यकीन है कि जितने लोग लगे हुए हैं इस दौड़ में, इस युद्ध में, वो सभी एक शहसवार हैं और सभी इस परीक्षा को पार करने की तमन्ना रखते हैं। फर्क केवल यही होगा, कोई आज इस परीक्षा को पास करेगा, कोई अगले को। इसलिए आप कभी भी अपना हौसला, कभी भी अपना उत्साह छोड़े नहीं, उसको अपने साथ हमेशा बनाए रखें। और दोस्तों याद रखें, बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट के लिए बड़ा प्रयास जरूरी होता है और केवल सोचने से कुछ नहीं होता। उसके लिए प्रयास की मात्रा जितनी अधिक होगी आप उतने ही सफलता के नज़दीक जाएंगे, क्योंकि सोचने और होने में अगर कोई फ़र्क है तो वो केवल और केवल प्रयास का है। कहा जाता है कि रोशनी चाहो तो तख्लीक करो कोई चिराग, रोशनी चाहो तो तख्लीक करो कोई चिराग, यूं दुआओं से चांद नहीं निकलने वाला। यदि आपको रोशनी की तलाश है तो आपको चिराग जलाना ही पड़ेगा, अन्यथा केवल सोचने से कि रोशनी कहीं से आ जाए, चांद निकल आए, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप अपने अंदर सक्सेस के लिए एक जुनून पैदा करें, यूनिडायरेक्शनल हमेशा अप्रोच रखें, उस तरह जैसे अर्जुन और उस चिड़िया की आंख वाली। आपको केवल और केवल अपना लक्ष्य, अपना टारगेट नज़र आना चाहिए और उसी पर फोकस होकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज आती हैं आपके,
उसमें प्राय एक प्रश्न कॉमन होता है कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। मैं उनसे हमेशा यही सवाल करता हूं कि आपको कितना सीट चाहिए इस परीक्षा में। अगर एक भी सीट हो तो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो केवल एक ही सीट की जरूरत है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर एक भी लड़के का सिलेक्शन होगा तो वो आप होंगे। आप इस मनोभाव से आप जूझें और देखें कि आप कैसे कामयाब नहीं होते हैं। यदि आपने ठान रखा है कि आपको सिविल सेवा में ही जाना है तो आपके पास अनेक अवसर आते हैं जब से आप शुरू करते हैं और जब तक आपकी उम्र बची रहती है तब तक। आप देखेंगे कि इस बीच में आपको यूपीएससी में जाने का मौका मिलता है। आप जेपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, जेपीएससी सामने है। इसी से मिलता जुलता बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी है। तो इस तरह से अगर 5 साल 6 साल भी आपके प्रिपरेशन का दौर होता है तो आप देखेंगे इसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार सीट आपको मिलती है। अब आपको और कितना सीट चाहिए। तो इस चीज़ को आप अपने दिल से निकाल दें कि हमें ज़्यादा सीट से ही सफल होने की संभावना अधिक है और कम अगर सीट है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। एक प्रश्न जो प्राय हमसे पूछा जाता है आपके द्वारा क्वेरी में, वो ये कि सर ये बताएं कि हम आंसर कैसे लिखें। हम आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में लिखें या उसे पॉइंट वाइज लिखें। तो इस क्रम में मेरा एक सहज और एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी होता है, और वह यह जिसे आप लोगों में से कईयों ने पढ़ा होगा। शिव खेड़ा की किताब अगर आपने पढ़ी हो, जीत आपकी, तो उसमें मेंशन है कि एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे टहल रहा था अपने पिता के साथ, और वहीं पर एक बलून में हवा भरकर आकाश में उड़ा रहा था। तो फॉर्चुनेटली जितने भी उसने बलून उड़ाए थे वे सभी सफ़ेद रंग के थे, लेकिन उसके पास बहुत सारे लाल रंग के भी बलून पड़े हुए थे। तब उस बच्चे ने पूछा कि पापा, क्या लाल रंग का जो बलून है वो भी हवा में उड़ेगा? पिता ने उस बच्चे को एक बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटे, यह रंग कोई अंतर नहीं डालता, बल्कि इसके अंदर जो हवा डाली जाती है वह इसे ऊपर ले जाती है। इसीलिए यदि आपके प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है, आपके पास कंटेंट अच्छे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैराग्राफ में अपने उत्तर को लिखें या पॉइंट वाइज लिखें। कोई भी एग्जामिनर जब उसके सामने आपकी कॉपी जाती है तो आपका पूरा का पूरा आंसर शीट नहीं पढ़ता, यह ध्रुव सत्य है, बल्कि वह आपके कुछ पैराग्राफ्स को पढ़कर आपके बारे में एक आइडिया बनाता है कि आपके उत्तर किस लेवल के हैं, और अकॉर्डिंगली वो मार्क्स देता है। तो आप अपने पैराग्राफ को, अपने शुरुआती और कंक्लूडिंग पार्ट को बहुत अच्छा बनाएं, सो दैट कि आपका इम्प्रेशन एग्जामिनर पर पॉजिटिव पड़े। तो निश्चित रूप से अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इसी क्रम में अभी हाल ही में जब मैं अपने पुराने सेल्फ को देख रहा था लाइब्रेरी के स्पर्धा प्रकाशन के, तो मुझे स्पर्धा प्रकाशन की शुरुआती मैगजीन्स की कुछ प्रतियां मिली, जिसे शायद आज से 19-20 साल पहले तैयार की गई थी। और मुझे अभी इसे देखकर याद आया कि इसके जो संपादकीय मैंने लिखे थे वो आज भी आपके लिए कितने उत्साहवर्धक हैं और कितने प्रासंगिक हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस पत्रिका की कुछ संपादकीय के अंश में आपसे शेयर करूं और उससे आपके हौसला में और वृद्धि हो, इस उम्मीद के साथ मैं सबसे पहले उस पत्रिका का आपको सामने रख रहा हूँ। ये पहला अंक था स्पर्धा का, जो कि वर्ष 2002 में प्रकाशित हुआ था। और इसके पहले ही अंक में जो संपादकीय हमने लिखे थे वो कुछ इस प्रकार है, आप शब्दों पर ध्यान देंगे। निर्विशेष ही विशेष बन सकते हैं, अर्थात जो विशेष नहीं है, जो साधारण है, वही विशेष बन सकते हैं। विशेषता जिन्हें विरासत में मिली है उन्हें अपने बूते विशेष बनने का अवसर ही नहीं है, किंतु आपकी साधारणता आपकी शक्ति है, आपको सुअवसर प्रदान करती है
आप अपने सपनों को अपने बल पर साकार कर सकते हैं। इतिहास साक्षी है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम तथा अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक के सफल व्यक्तियों की कहानी हजारों साधारण व्यक्तियों की कहानी है। आप साधारण हैं, यह आपका सौभाग्य है। इस सौभाग्य की तरफ कभी शायद आपकी नज़र नहीं गई हो। सफलता तो तब मिलती है जब आप उसे चाहते हैं। तो इस चाहत को आप प्रबल कीजिए, एक दीवानगी की हद तक ले जाइए। तो ये प्रथम अंक के कुछ अंश थे। इसी में दूसरे अंक की कुछ पंक्तियाँ जो काफ़ी अच्छी है, वो भी मैं चाहूँगा कि आप इसे देखें। बगैर तीव्र चाहत एवं सार्थक प्रयास के सफल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप जहाँ पर खड़े हैं उसके पूरब में स्थित मंजिल पर कभी नहीं पहुँच सकते, चाहे आप मीलों दूर पश्चिम दिशा में क्यों न चल लें। अपनी मंजिल की पहचान कर उसी दिशा में चलना शुरू करें। आपकी दृष्टि मंजिल पर टिकी होनी चाहिए एवं अपने पर पूरा भरोसा होना चाहिए। महर्षि अरविंद एक अति विलक्षण व्यक्ति थे। उनके अति मानव की कल्पना आम लोगों के समझ से बाहर लगती थी। जो स्वर्ग को जमीन पर लाने की कल्पना थी, पर ऐसा हो न सका। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी अति साधारण व्यक्ति थे। सब कुछ साधारण था उनका, चिंतन से कर्म तक। और उनकी इस निर्विशेषता ने जो विशेषता दिखाई उसे दुनिया जानती है। जब साधारण जन दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वास के साथ उन असाधारण जनों के साथ जिनका मस्तिष्क दंभ से भरा हो किसी स्पर्धा में भाग लेते हैं तो सफलता साधारण जनों को ही मिलती है। इसके अनेक साक्ष्य हैं। कछुए एवं खरगोश की दौड़ तो सांकेतिक है। जीत के लिए ऐसी ही लगनशीलता आवश्यक है। तीसरे अंक का यह संपादकीय, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोग जीवन पर्यंत अपने मौत के आगमन का इंतजार ही तो करते हैं। कुछ स्वदेश्य, कुछ निरुद्देश्य। निरुद्देश्य व्यक्ति के होने या न होने का कोई औचित्य नहीं होता, और वैसा व्यक्ति अपने अंतर्द्वंद्वों एवं महत्वहीन समस्याओं से जूझते हुए कब इस लोक से पलायन कर जाता है, इसकी कोई सुधि भी नहीं लेता। दूसरी ओर एक स्वदेश्य जीवन आत्मसंतुष्टि से परिपूर्ण, औरों के लिए प्रेरणादायी होता है एवं इतिहास उसके कारनामे अपने पन्नों पर अंकित कर उसे कालजयी बना देता है। ऐसे लोग एक जिंदगी में ही कई जिंदगियां जी लेते हैं। यह एक सुखद सच है कि जीवन का उद्देश्य निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति बिल्कुल आपके हाथ में है। जिस प्रकार शरीर की इंद्रियां आपकी इच्छाओं के वशीभूत हैं, उसी प्रकार सही सोच एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से आप बाह्य परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता वाल्मीकि एक डाकू से ब्रह्मर्षि कैसे बने, यह सर्वविदित है। हमारी मानसिक सोच ही हमें प्रत्येक क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। केवल दृढ़ मानसिकता वाले व्यक्ति ही विजयी होते रहे हैं। इसी में अगले अंक में विजय पथ, हमेशा याद रखें कि विजय पथ आसान नहीं होता। विजय पथ कदापि सुगम नहीं, किंतु इतना दुर्गम भी नहीं कि इस पर चला ही न जा सके। बहुत कुछ त्यागना होता है विजय हासिल करने के लिए। आप विजय अभियान में जुटे हैं, हमें हर्ष हो रहा है इस अभियान में आपके साथ चलकर। हम जानते हैं जीत तो आपकी होनी ही है, फिलहाल आवश्यकता है एक सटीक रणनीति एवं उसके सुचारू क्रियान्वयन की। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को एक अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा की यह पंक्ति मानव जीवन के तमाम पहलुओं के लिए सर्वदा प्रासंगिक है। आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको भी कुछ अलग नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है, लेकिन अलग ढंग से पढ़ना है, उसका प्रेजेंटेशन अलग ढंग से करना है। अतः आपको अपार भीड़ वाले स्पर्धा में जीत हासिल करने हेतु औरों से अलग एक सही कार्य योजना को अंजाम देना ही होगा। इसी में इसके 7वें अंक का यह अंश आप देखें, उठो पार्थ गांडीव संभालो। आप हमारे पार्थ हैं। उठो पार्थ गांडीव संभालो,
लक्ष्य सामने है, वेदन करो। निसंदेह लक्ष्य वेदन आपका प्राथमिक उद्देश्य है, किंतु उसकी पूर्ति क्या पार्थ अर्थात अर्जुन बने बगैर संभव है? पार्थ कोई एक दिन में नहीं बनता। इसके लिए काफी श्रम, एकाग्रता, धैर्य की आवश्यकता होती है। एक सच्चा कर्मयोगी ही पार्थ बन सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बगैर पार्थ बने लक्ष्य भेदन संभव नहीं है, क्योंकि गांडीव का सफल संचालन तो केवल पार्थ ही कर सकता है। आज के युग में जन्म लेकर आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि पार्थ बनने के समान अवसर अब आपके लिए भी उपलब्ध है। भगवान महावीर से सरेआम एक छोटी सी प्रेरक कहानी है, आप इस पर गौर करें। भगवान महावीर से सरेआम एक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार की। गलती का एहसास होने पर वह व्यक्ति आत्मग्लानि से भर उठा। दूसरे दिन महावीर के चरणों में गिर वह क्षमा याचना करने लगा। महावीर के यह पूछने पर कि वह कौन है और किस बात की क्षमा याचना कर रहा है, उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पहले दिन की घटना की याद दिलाई। भगवान महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आज भी कल में ही जी रहे हो? तुम आज भी कल में ही जी रहे हो? मैं तो उस घटना को कल ही भूल गया। जाओ आज में जीना सीखो। कितने सही वचन थे उनके, आप गौर करें। कितना आवश्यक है आज में जीना। आपके आज का कर्म ही यादगार इतिहास एवं सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है। कल की असफलता को भूलकर सफलता की दिशा में आज से शुरू किया गया आपका प्रयास आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आप पूर्ण विश्वास से जीवन में आगे बढ़ें, बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। इसी क्रम में इस सीरीज का जो आखिरी है वो भी मैं चाहूँगा कि आप सुने। शुरू में हमने एक अपना स्लोगन दिया था स्पर्धा प्रकाशन के लिए, वह यह कि भीड़ में होकर भी भीड़ से अलग, और दूसरा सपनों को सच करने का एक प्रयास। तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया, शायद उन्होंने इसका कुछ अलग अर्थ लिया, तो उसी पर ये कुछ है। लोग हमें सपनों का सौदागर कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सपने तो आपके होते हैं, प्रयास भी आपका ही होता है। हम तो आपके सपनों को साकार करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट, मेरा केवल वही रोल है। फिर यहाँ सौदा कैसा? लेकिन कुछ पॉजिटिव थॉट वाले लोग भी होते हैं जिन्होंने स्पर्धा के प्रारंभिक अंक को पढ़ा। उन्होंने इसकी काफ़ी तारीफ भी की और काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए। तो उन्हीं में से लोगों का कहना है कि आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में हमारी यही भूमिका प्रतियोगियों के लिए अमूल्य होती है। हम उनके इस सार्थक दृष्टिकोण पर साधुवाद देते हैं। एक छोटी सी पुनः कहानी। एक बार महाराज युधिष्ठिर के दरबार में एक याचक उपस्थित हुआ। उस समय युधिष्ठिर कुछ महत्वपूर्ण राज कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने उसे अगले दिन आने का आदेश दिया। इस पर समीप बैठे महाबली भीम ने नम्रतापूर्वक कहा, भ्राताश्री, हम यह तो जानते हैं कि आपने अपनी इच्छाओं सहित अनेक मानवीय दुर्बलताओं पर विजय पा ली है, किंतु महाकाल भी आपके वश में है, यह हमें आज पता चला। काफी आश्चर्यचकित हुए युधिष्ठिर। उन्होंने कहा कि भीम, आपने ऐसा क्यों कहा? तब भीम ने कहा, महाराज, आपने जिस विश्वास से याचक को कल आने के लिए कहा, उसे यह विदित होता है कि कल तक याचक जीवित रहेगा, कल तक आप भी जीवित रहेंगे, कल तक उसकी समस्या यथावत रहेगी तथा कल तक आपका यह साम्राज्य भी सुरक्षित रहेगा। भीम की बातों से प्रभावित होकर युधिष्ठिर ने तत्काल याचक की मनोकामना पूरी कर दी। हमेशा याद रखें, भविष्य अदृश्य है, उस पर किसी का वश नहीं। वर्तमान ही अपना है। आज का कार्य आज ही संपन्न करें, उसे कल पर कदापि न छोड़ें। कल आपके समक्ष नई चुनौतियां होंगी जिनका सामना आपको करना है। तो मित्रों, ये कुछ बातें रही जो काफ़ी वर्षों पूर्व हमने स्पर्धा के प्रारंभिक पत्रिकाओं में लिखे थे। मुझे उम्मीद है कि उनसे आप भी कुछ प्रेरित हुए होंगे, कुछ दृढ़ संकल्पित हुए होंगे, और आप भी पुनः एक नए जोश के साथ अपनी तैयारी को पूर्णता देने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित हुए होंगे। मैं चाहूँगा
कि आपका धैर्य बना रहे, आपका आत्मविश्वास बरकरार रहे और आप पूरे लगनशीलता से इस यात्रा को संपन्न करें। तो मित्रों, मैं उम्मीद करूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा। आप इससे कुछ भी लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए हों तो मैं भी मानूंगा कि यह प्रयास सफल रहा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, पुनः उसी पहले वाले वीडियो का रिपीटेशन, कि फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। जिद्दी बने, समर्पित बने, लक्ष्य को हासिल करें। धन्यवाद।